हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का जीवीएन एकेडमी मंडला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला का शुभारंभ किया हुआ था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विश्व भूगोल में प्रमुख एक मुख्य टॉपिक ज्वालामुखियों के बारे में जानेंगे, है ना। तो ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। तो ज्वालामुखी से तात्पर्य क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना है कि ज्वालामुखी से तात्पर्य क्या है। ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र या दरार से है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर स्थित तरल पदार्थ, गैस, जल वाष्प व अन्य पदार्थ आदि पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं, है ना। तो जिस ज्वालामुखी उस प्रक्रिया को कहा जाता है, या ज्वालामुखी से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिस प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के अंदर स्थित तरल पदार्थ, तप्त गैस, जल वाष्प व अन्य पदार्थ आदि पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं, है ना। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह के अंदर यहाँ पे एक तरल पदार्थ स्थित है। इस तरल पदार्थ को पृथ्वी के अंदर मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है ना। तथा यही तरल पदार्थ एक नली के माध्यम से कहाँ जाता है? पृथ्वी में जाता है। तो इस नली को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शंकु। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है ना। तथा यह पदार्थ जब पृथ्वी पे आके चारों ओर बहकर फैल जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? लावा। क्या कहा जाता है? लावा। तथा फैल के यह एक शंक्वाकार आकृति को ग्रहण कर लेता है। कैसी आकृति को ग्रहण कर लेता है? एक शंकु के आकार की आकृति को। तो इस शंकु के आकार की आकृति को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो यहाँ से हमको क्या क्या सीखने को मिला? एक तरल पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर स्थित है, इसको मैग्मा कहा जाता है। यह मैग्मा एक नली के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। इस नली को ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। ठीक है, इस नली के माध्यम से यह तरल पदार्थ पृथ्वी में फैल जाता है तथा पृथ्वी में फैलने के बाद इस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। तथा यह तरल पदार्थ लेयर या परत में फैल के एक शंक्वाकार आकृति को ग्रहण कर लेता है। इसको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आप। तो देखिए, ज्वालामुखी की परिभाषा क्या कहती है कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक छोटा सा दरार या छिद्र है ना। ऐसे दरार या मुख होते हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी के भीतर स्थित, यहाँ भीतर क्या स्थित है? एक मान लेते हैं पृथ्वी के भीतर एस्थेनोस्फीयर में क्या स्थित होता है? गर्म पदार्थ, एक गर्म तरल पदार्थ स्थित होता है ना। जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, ये लावा नहीं लिखी कि यहाँ पे पृथ्वी के भीतर स्थित होता है, तो क्या कहा जाता है? इसको मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। जिससे पृथ्वी के स्थित भीतर तरल पदार्थ, गैस, राख आदि बाहर आ जाते हैं। ये यहाँ से बाहर आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा ना। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया कहलाएगी, है ना। तो यह पदार्थ बाहर आने के बाद क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। ठीक है, तथा यह पदार्थ बाहर निकल के बह के एक शंक्वाकार आकृति को ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी पर्वत कहलाएगा ना। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको। चलिए आगे चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत की परिभाषा अगली स्लाइड में दी हुई है। ये देखिए, ज्वालामुखी द्वारा निःसृत इन पदार्थों के जमा होने पर निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत भी समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कुछ शब्दावली हैं ज्वालामुखी से संबंधित जिनको हमको याद रखना है, जिसमें से अब सबको याद हो गया होगा कि पृथ्वी के नीचे स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा, है ना। यही तरल पदार्थ जिस नली के माध्यम से पृथ्वी में आता है, इस नली को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी नली या ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है ना। जिस छिद्र के माध्यम से यह तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह में फैलता है वो उसको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है या ज्वालामुखी मुख कहा जाता है। छिद्र या
मुख कहा जाता है। उसके बाद फिर इसी मुख को क्रेटर भी कहा जाता है ना। और यह तरल पदार्थ जब जब बहुत सारी परतों में जम के एक शंक्वाकार आकृति को धारण कर लेता है तो इस आकृति को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शंकु। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बहुत समय अंतराल बाद जब ज्वालामुखी का शांत हो जाता है या ज्वालामुखी में उद्गार नहीं होता, तब ज्वालामुखी का मुख इस प्रकार की आकृति को धारण कर लेता है। ये क्या है? ज्वालामुखी का मुख है। अब इसमें उद्गार बंद हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ज्वालामुखी के मुख में पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? कोल्डेरा, है ना, कोल्डेरा कहा जाता है। और इस पानी से भरी लेक को क्या कहा जाता है? क्रेटर लेक कहा जाता है। कौन सी लेक कहा जाता है? क्रेटर लेक, जैसा कि हमारी महाराष्ट्र की लोनार झील है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रकार है सक्रियता के आधार पे। किसके आधार पे? सक्रियता के आधार पे, कि ज्वालामुखी सक्रिय है या नहीं है, यानी कि एक्टिव है या नहीं है, सक्रियता के आधार पे, है ना, ज्वालामुखी को। और दूसरे टाइप से वर्गीकृत किया गया है उद्गार के आधार पे। उद्गार मतलब समझ गए आप सब? उद्गार मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी का लावा किस माध्यम से पृथ्वी की सतह पे आता है ना। दो प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखेंगे सक्रियता के आधार पे। सक्रियता के आधार पे ज्वालामुखी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सक्रिय ज्वालामुखी, पहला भाग है सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें से लगातार लावा, गैसें व जल वाष्प लगातार बाहर आती रहती है, ये ज्वालामुखी क्या कहलाएंगे? सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। सक्रिय ज्वालामुखी, जैसे कि यहाँ पे आप परिभाषा देख लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ ऐसे ज्वालामुखी से है जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ निकलते रहते हैं। यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी से हमेशा क्या रहते हैं? धूल, धुआं, लावा इत्यादि बाहर आते रहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉल्केनो। कौन से वॉल्केनो? एक्टिव वॉल्केनो, है ना। दूसरे टाइप के वॉल्केनो होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन से ज्वालामुखी? प्रसुप्त ज्वालामुखी, या इसी को कहा जाता है सुसुप्त ज्वालामुखी, है ना। सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ? निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। मतलब कि भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। उद्गार मतलब समझ गए? इनसे लावा बाहर आने की संभावना है। कब? भविष्य में। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाएंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और अगले टाइप के ज्वालामुखी कौन से होते हैं? मृत ज्वालामुखी। कैसे ज्वालामुखी? मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और इनमें पुनः उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाएंगे? मृत ज्वालामुखी कहलाएंगे। जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे इंडिया में स्थित बैरन द्वीप का ज्वालामुखी। कौन सा? बैरन द्वीप का ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी कौन से हो जाएंगे? जापान का फ्यूजी ज्वालामुखी, है ना, फ्यूजी यामा भी कहा जाता है इसको। और मृत ज्वालामुखी में कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे मृत ज्वालामुखी में कौन कौन से हो जाएंगे? इक्वेडोर का चिम्बाराजो, है ना। कौन सा? चिम्बाराजो। तो देख लेंगे अभी आगे सारे ज्वालामुखी के बारे में विस्तृत तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो तीनों प्रकार के ज्वालामुखी आप पढ़ लिए। ये किस टाइप के ज्वालामुखी हैं? किसके आधार पे वर्गीकृत किया गया है? सक्रियता के आधार पे। कैसे कैसे? सक्रियता के आधार पे सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो। दूसरे टाइप के होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, इनको कहा जाता है डोरमेंट वॉल्केनो। तीसरे टाइप के होते हैं कौन से? मृत ज्वालामुखी, या फिर इसको कहा जाता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, है ना। कौन से वॉल्केनो? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, तो तीनों पर वॉल्केनो की परिभाषा हो गई। अब अगला टाइप होता है हमारा उद्गार के आधार पे। किसके आधार पे? उद्गार के आधार पे। उद्गार के आधार पे हमें 2 टाइप के वॉल्केनो पढ़ना है ना। कितने टाइप के? 2 टाइप के वॉल्केनो पढ़ना है। पहला टाइप कौन सा हो जाएगा हमारा? केंद्रीय उद्गार वाले वॉल्केनो या केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, है ना, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। और दूसरे टाइप का पढ़ना है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी मतलब कौन से उद्गार वाले? कैसे ज्वालामुखी? ऐसे ज्वालामुखी जो पृथ्वी की सतह पे किसी दरार से बाहर आते हैं, है ना। छोटी सी दरार मिल गई पृथ्वी की सतह पे, तो इस पे
इसके माध्यम से पृथ्वी की सतह पे आ जाते हैं। ये ज्वालामुखी तीव्र विस्फोट के साथ बाहर नहीं आते थे। ये कौन से ज्वालामुखी कहलाते हैं? हमारे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कैसे हो जाएंगे? हमारे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, है ना, वे ज्वालामुखी जो तीव्र विस्फोट के साथ पृथ्वी की सतह पे आते हैं, है ना, तीव्र विस्फोट के साथ आएंगे तो इनके द्वारा निकलने वाला पदार्थ कहाँ? दूर तक फैलेगा, है ना। वो ज्वालामुखी क्या कहलाएंगे? हमारे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो ठीक है, ये टाइप के ज्वालामुखी भी हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब हाँ, आपको एक लाइन याद रखनी है, या एक नोट वन लाइनर याद रखना है कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, है ना। किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। और एक वन लाइनर फैक्ट और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं? तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है? एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये विश्व का मानचित्र है। अब इस विश्व वर्ल्ड के मैप में हम मुख्य मुख्य ज्वालामुखियों के बारे में एक बार अध्ययन करते हैं, उसके बाद अलग अलग महाद्वीप में स्थित ज्वालामुखियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा होता है? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है ये? नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा है? साउथ अमेरिका। ये अफ्रीका, यहाँ पर छोटा सा यूरोप, ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे कौन सा स्थित है? ये अंटार्कटिका। तो सातों यूरोप के नाम हो गए। चलिए ठीक है, एक एक करके सभी यूरोप में देखते हैं, यानी सभी कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा ज्वालामुखी मौजूद है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है यूएसए। नॉर्थ अमेरिका का देश है यूएसए। यूएसए के 50 प्रांत में से एक प्रांत यहाँ पे स्थित है जिसका नाम है हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप? हवाई द्वीप। यहाँ पे स्थित है प्रशांत महासागर में ना। तो हवाई महाद्वीप में दो प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये दो प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे दो प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हो जाएंगे? एक ज्वालामुखी है माउंट किलायू। कौन सा है? माउंट किलायू। अभी आगे देख लेते हैं। माउंट किलायू पहला ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट किलायू, है ना। और दूसरा ज्वालामुखी एक और पाया जाता है आप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। दूसरा ज्वालामुखी कौन सा पाया जाता है? हमारा मोना लोआ। कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है? मोना लोआ, है ना। कौन सा ज्वालामुखी है? मोना लोआ। थोड़ा नाम नहीं आ रहा था यार। ठीक है, तो दो ज्वालामुखी नॉर्थ अमेरिका में हो जाएंगे, माउंट किलायू और मोना लोआ। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख ज्वालामुखी में है माउंट कोटोपैक्सी। कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद, है ना, कोटोपैक्सी, है ना। उसके बाद फिर अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाला प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? हमारा ज्वालामुखी पर्वत माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद फिर यूरोप महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख ज्वालामुखी में से कौन से हो जाएंगे? हमारे माउंट स्ट्राम्बोली। कौन सा हो जाएगा? माउंट स्ट्राम्बोली, जो कि लिपरी द्वीप में इटली के समीप मौजूद है। कौन सा हो जाएगा? स्ट्राम्बोली, है ना। स्ट्राम्बोली को ही क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। उसके बाद एक और यूरोप में पाए जाने वाला ज्वालामुखी है माउंट एटना। कौन सा हो जाएगा? माउंट एटना, है ना। उसके बाद फिर अगला कौन सा हो जाएगा यूरोप में पाए जाने वाला प्रमुख ज्वालामुखी? देखो, माउंट एटना सिसिली द्वीप में पाया जाता है तथा माउंट स्ट्राम्बोली लिपरी द्वीप में पाया जाता है। चलिए ठीक है, यूरोप के बाद हो गया। अब एशिया में आते हैं। एशिया में सबसे प्रमुख ज्वालामुखी एक मुख्य रूप से ईरान में पाया जाता है, जिसको कोह सुल्तान ज्वालामुखी कहा जाता है। कुछ बुकों में कोह ए सुल्तान ज्वालामुखी भी इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला ज्वालामुखी हमको पढ़ना है भारत का, जिसका नाम है बैरन द्वीप में स्थित ज्वालामुखी या बैरन ज्वालामुखी, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, उसके बाद अगला ज्वालामुखी पढ़ना है भारत में ही स्थित नारकोंडम द्वीप का ज्वालामुखी। कौन सा? नारकोंडम द्वीप का ज्वालामुखी, जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी। चलिए ठीक है, एक एक कॉन्टिनेंट करके सभी कॉन्टिनेंट के ज्वालामुखियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हमको एक फैक्ट और याद रखना है कि विश्व के
कुल ज्वालामुखियों में से 80% ज्वालामुखी है ना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट तथा जापान से होते हुए ऑस्ट्रेलिया होते हुए इनके पूर्वी तट यहाँ पे पाए जाते हैं ना। मतलब कि किस में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं ना। कॉन्टिनेंट के साथ प्रशांत महासागर के तटीय भागों में विश्व के 60 से 80% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसी वजह से प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, या फिर प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? अग्निवलय कहा जाता है ना। प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो एक लाइन ये याद रख लेंगे। अब देखते हैं हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के प्रमुख ज्वालामुखी है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉर्थ अमेरिका का एक प्रांत है हवाई। कौन सा प्रांत है? हवाई प्रांत। हवाई प्रांत में 2 प्रमुख ज्वालामुखी स्थित हैं। कौन कौन से? माउंट किलायू और माउंट मोनो लोआ। माउंट किलायू क्या है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? माउंट किलायू। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? माउंट किलायू है ना। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आकार के हिसाब से, किसके हिसाब से? आकार के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? मोना लोआ। विश्व का सबसे बड़ा आकार के हिसाब से ज्वालामुखी मोना लोआ हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद एक ज्वालामुखी हमारे मैक्सिको में स्थित है जो कि कोलिमा नाम से जाना जाता है। एक ज्वालामुखी कौन सा है? कहाँ पे स्थित है? मैक्सिको में स्थित है, जो कि किसके नाम से जाना जाता है? कोलिमा नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, अब साउथ अमेरिका में आ जाते हैं। साउथ अमेरिका के प्रमुख ज्वालामुखियों में सबसे पहले नाम आता है माउंट कोटोपैक्सी का, जो कि इक्वाडोर देश में मौजूद है। कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना। सभी ज्वालामुखियों की एक बार फोटो मिल जाएगी आपको देखने के लिए। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी। उसके बाद साउथ अमेरिका का अगला ज्वालामुखी आता है माउंट चिम्बोराजो, जो भी इक्वाडोर में मौजूद है, जो कि एक सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद अगला ज्वालामुखी आता है एकांकागुआ ज्वालामुखी, जो कि एक मृत ज्वालामुखी है ना, जिसमें उद्गार नहीं होगा। तो एक एक करके सभी ज्वालामुखी की एक बार फोटो देख लेंगे। देख सकते हैं ये माउंट किलायू है। कौन सा है ये? माउंट किलायू, माउंट किलायू है। चलिए आगे चलते हैं। ये है माउंट मोना लोआ। कौन सा है ये? मोना लोआ है। माउंट मोना लोआ है। उसके बाद ये हमारा ये ज्वालामुखी कौन सा है? जो कि ब्राज़ील का मैक्सिको का है, माउंट किलोमा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला ज्वालामुखी देखेंगे, जो कि हमारा कहाँ का है? ये इक्वाडोर का। कौन सा? माउंट चिम्बोराजो। देखो कई बुक में चिम्बराजो लिखा हुआ है, चिम्बरराजो लिखा हुआ है, तो आप नाम याद रखेंगे माउंट चिम्बरराजो। उसके बाद फिर ये है हमारा कौन सा? माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला ज्वालामुखी हमारा ये हो जाएगा माउंट एकांकागुआ, है ना। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि इसमें बर्फ जमी है तो ज्वालामुखी कैसे हो गया। इसको ये कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है हमारा? मृत ज्वालामुखी पर्वत। मतलब कि ये वाले ज्वालामुखी में अब उद्गार नहीं होगा, है ना, या फिर ऐतिहासिक काल से बहुत लंबे समय से इसमें उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले कॉन्टिनेंट की तरफ, जिसमें हम अफ्रीका और यूरोप के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको बताया था यूरोप का प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा? माउंट स्ट्राम्बोली, जिसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये एक वन लाइनर फैक्ट याद रखेंगे। कौन से द्वीप में स्थित है? लिपरी द्वीप में। कौन से द्वीप में? लिपरी द्वीप में। चलिए ठीक है, उसके बाद अगला ज्वालामुखी है यूरोप का। कौन सा हो जाएगा? माउंट एटना। कौन सा है? माउंट एटना, जो कि
सिसिली द्वीप पे मौजूद है। किस द्वीप पे मौजूद है? सिसिली द्वीप पे, है ना, तो याद रखेंगे। उसके बाद फिर अगला ज्वालामुखी हो जाएगा हमारे यूरोप का माउंट वेसुवियस, जो कि इटली में मौजूद है। तो तीनों ज्वालामुखी यूरोप के कहाँ पे मौजूद है? इटली में ही मौजूद है। कौन कौन से? स्ट्राम्बोली, माउंट एटना और वेसुवियस, है ना। तीनों ज्वालामुखी कहाँ पे मौजूद है? इटली में ही मौजूद है, इटली की ही सीमा में। उसके बाद अफ्रीका का एक ज्वालामुखी पर्वत पढ़ना हमको, माउंट किलिमंजारो, है ना, माउंट किलिमंजारो। कौन सा? माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ पे मौजूद है? ये तंजानिया में मौजूद है ना। तो देख सकते हैं ये ज्वालामुखी कौन सा है हमारा? ये ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। कौन सा है? स्ट्राम्बोली ना, स्ट्राम्बोली है ना। इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगला कौन सा हो जाएगा? माउंट एटना। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? माउंट एटना, ठीक है। अगला कौन सा हो जाएगा? माउंट वेसुवियस। कहाँ पे स्थित है ये? इटली में। ये भी कहाँ पे है? इटली में। और अगला कौन सा हो जाएगा हमारे? ये माउंट किलिमंजारो। कौन सा हो जाएगा? किलिमंजारो। तो याद रखेंगे सब, है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे यूरोप और अफ्रीका के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे एशिया के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत। तो एशिया के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत में सबसे पहले पढ़ा जाता है ईरान का कोह ए सुल्तान या कोह सुल्तान ज्वालामुखी पर्वत, जो कि एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पे मौजूद है? ईरान में। कहाँ पे? ईरान में, ठीक है। उसके बाद फिर भारत का पढ़ा जाएगा। अगला ज्वालामुखी पर्वत कैसा है? कौन सा है? भारत का। कौन सा है? बैरन। तो याद रखना है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत बैरन है। भारत का सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत नारकोंडम है। उसके बाद फिर म्यांमार का माउंट पूपा, म्यांमार का माउंट पूपा ज्वालामुखी पर्वत, जो कि एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। फिर पढ़ा जाता है माउंट क्राकाताओ, जो कि इंडोनेशिया में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट क्राकाताओ, याद रख लेना है। कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में मौजूद है। और फिर जापान का एक ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, माउंट फुजियामा या माउंट फुजी, ठीक है। तो एक बार फिर से एशिया के देखेंगे। सबसे पहला ईरान का कोह ए सुल्तान, उसके बाद भारत का बैरन, उसके बाद नारकोंडम, फिर माउंट पोपा, फिर इंडोनेशिया का क्राकाताओ, और फिर फ्यूजियामा जापान का, ठीक है। सभी की एक बार फोटो देख लेते हैं। ये कोह ए सुल्तान ईरान की फोटो है। कौन सी है? कोह ए सुल्तान, है ना। उसके बाद फिर ये माउंट पोपा है, जो कि कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में। कहाँ से? म्यांमार में, है ना, म्यांमार में मौजूद है। उसके बाद ये देखिए, ये है बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? बैरन द्वीप, भारत का, है ना। उसके बाद फिर अगला है, ये कौन सा है? नारकोंडम। कौन सा है ये? नारकोंडम, है ना, नारकोंडम द्वीप है ये, है ना, जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम के बाद हमने अगला कौन सा पढ़ा था? माउंट क्राकाताओ। कहाँ पे मौजूद है ये? इंडोनेशिया में। उसके बाद फिर अगला ज्वालामुखी कौन सा पढ़ा था? फ्यूजियामा। माउंट कौन सा? फ्यूजियामा। कहाँ पे मौजूद है? जापान में, ठीक है। तो सभी एक बार देख लीजिएगा, सभी जो मुख्य मुख्य ज्वालामुखी पर्वत के बारे में, नाम उनके कौन से देश में मौजूद है ना। तो देखते हैं माउंट सेंट हेलेना। देखिए, एक सेंट, ये अब एक्स्ट्रा फैक्ट है, कुछ इसमें छोटे छोटे ज्वालामुखी पर्वत भी हैं, है ना। तो इनको भी याद रखना है हमको। जैसे कि माउंट सेंट हेलेना। कौन सा? माउंट सेंट हेलेना कहाँ पे है? यूएसए में है। मोना लोआ कहाँ पे है? हवाई द्वीप यूएसए में है। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के इक्वाडोर देश में है। उसके बाद चिम्बरराजो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के इक्वाडोर देश में है। माउंट एकांकागुआ कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना देश में है ना। उसके बाद इटली में पाए जाने वाले प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हो जाएंगे? माउंट एटना, है ना, माउंट वेसुवियस और माउंट स्ट्राम्बोली। कौन कौन से हो जाएंगे? एटना, वेसुवियस और स्ट्राम्बोली। ये सब कहाँ पे हैं? इटली में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर माउंट किलिमंजारो कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। और कौन से देश में? तंजानिया महाद्वीप, तंजानिया देश में। उसके बाद माउंट क्राकाटो
या क्राकाताओ कहाँ पे पाया जाता है? इंडोनेशिया में, है ना। माउंट पोपा कहाँ पे पाया जाता है? म्यांमार में। बैरनदीप कहाँ पे पाया जाता है? भारत में। माउंट फ्यूजी कहाँ पे पाया जाएगा? जापान में, है ना। और एक नाम और याद रखेंगे, माउंट टोंगारियो कहाँ पे पाया जाता है? ये न्यूजीलैंड में। चलिए ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको वन लाइनर फैक्ट बता देता हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा हमारा? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलायू। कौन सा हो जाएगा? माउंट किलायू। कहाँ पे मौजूद है? यूएसए में। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलायू। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का 2 मिनट, विश्व का सबसे बड़ा, कैसे बड़ा? लावा निकालने के हिसाब से, है ना। लावा निकालने के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा किसके आधार पे? लावा निकालने के आधार पे। ये भी कौन सा हो जाएगा? माउंट किलायू, है ना। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किसके आधार पे? आकार के आधार पे। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आकार के आधार पे कौन सा हो जाएगा? मोना लोआ। कौन सा हो जाएगा? मोना लोआ। ये दोनों कहाँ पे स्थित है? हवाई द्वीप, यूएसए में, है ना। तो इतना याद रखेंगे। विश्व के 60 से 80% ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर की पेटी में पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर हमको अगला याद रखना है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ठीक है। अब याद रखना है अगला, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कैटोपैक्सी, माउंट कैटोपैक्सी। कौन सा है? माउंट कैटोपैक्सी। और एक वन लाइनर फैक्ट जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ओजेस डेल सलाडो, याद रखेंगे, ओजेस डेल सलाडो। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ओजेस डेल सलाडो, है ना। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? कोटोपैक्सी हो जाएगा, है ना। तो ये 2 चीज़ों को याद रखेंगे आप। उसके बाद एक लाइन और याद रखना है ना, पेले के आंसू और पेले के बाल, ये दोनों शब्द किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है ना। तो चलिए ठीक है। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक अंतिम वन लाइनर फैक्ट बच गया है, जैसे कि जिसका नाम क्या कहते हैं? अंतिम वन लाइनर फैक्ट, अलास्का, जो कि सबको पता है कहाँ पे स्थित है? अलास्का नॉर्थ अमेरिका में ना। अलास्का में स्थित कटमई पर्वत श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला? कटमई पर्वत श्रृंखला को 1000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। किसकी घाटी? 1000 धुआरों की घाटी। अब ये धुआरे क्या होते हैं? तो ये इतना बात, धुआरे क्या होते हैं? जब भी कहीं से किसी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहाँ जल वाष्प के साथ साथ धुएं भी निकलते हैं, है ना। तो इन्हीं धुओं को क्या कहा जाता है? धुआरे कहा जाता है। तो इतना याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं, चलिए आगे आने वाली स्लाइड में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनको हम जल्दी जल्दी लगा लेंगे।
ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? हाँ, तो ये याद रख लेना, ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा निकलती है जल वाष्प, है ना। याद रखेंगे जल वाष्प, है ना। ये आप ये मत समझिएगा कि पानी निकलता है तो जल वाष्प नहीं निकलेगी, ऐसे सॉरी, लावा निकलता है तो जल वाष्प नहीं निकलेगी, है ना। हमको क्या याद रखना है कि ज्वालामुखी का जब भी उद्गार होगा तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलेगी? जल वाष्प निकलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? बताओ कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाएगा, बेसाल्ट कहा जाएगा, ऑब्सिडियन कहा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या कहा जाएगा ना। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के अंदर की बात पूछ रहा है ये, तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मैग्मा। तो इनका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टाने को क्या कहा जाता है? हाँ, तो ये याद रख लीजिएगा आप, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा सवाल, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। चलिए ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन था 2001 का, देख सकते हैं आप, है ना। तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, कहाँ नहीं होता ज्वालामुखी उद्गार? उन्होंने पूछा था, तो ये बाल्टिक सागर में नहीं होता। अब हम एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब आपको बाल्टिक सागर की स्थिति का पता चल जाएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि ज्वालामुखी का उद्गार बाल्टिक सागर में नहीं होता। इसका सही उत्तर है बाल्टिक सागर। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना क्या है? हम अभी पढ़ चुके हैं, क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये? यूएसए में। माउंट सेंट हेलेना कहाँ पे है? यूएसए में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ के बारे में बताया था। मोना लोआ कहाँ पे स्थित है? यूएसए के हवाई प्रांत में। और मोना लोआ के साथ एक और कौन सा पढ़े थे? माउंट किलायू। कौन सा पढ़े थे? माउंट किलायू। चलिए नौवां क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए ठीक है, किलिमंजारो क्या है? यह एक ज्वालामुखी पर्वत है ना। आग्नेयगिरी को, ये देखिए, ज्वालामुखी का हिंदी में नाम क्या है? आग्नेयगिरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बस आंसर बताना है आपको। ठीक है, चलिए, अरे 2 क्वेश्चन और बच गए। चलिए अगला देखते हैं। हाँ देखते हैं, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका आंसर भी आपको बताना है। और संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो फिर तो ज्वालामुखी वाला टॉपिक यहाँ पे हम खत्म करते हैं, है ना। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।